थर्ड एंड फोर्थ दोनों एक ही मटेरियल में। देखो इसमें टोटल कितने पेजेस है तुम्हारे, इसमें से फोर्थ यूनिट बहुत छोटा है, 16 पेज का तुम्हारा थर्ड यूनिट है और 12 पेज का तुम्हारा फोर्थ यूनिट है। इसमें काफी सारी चीजें ऑप्शन में निकल जाएगी। इसमें पहला टॉपिक है ना, आसान है, इन्फ्लेशन। उसको करना है थर्ड एंड फोर्थ करना है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड वाला अगर स्किप करोगे तो चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब डेफिनेशन पहले कोलबर्न की। इन्फ्लेशन का मतलब होता है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ये याद हो तो 12th स्टैंडर्ड में सेम डेफिनेशन थी, यानी पैसे ज्यादा है गुड्स कम है। और फ्राइडमैन की डेफिनेशन, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेनन, यानी पैसे से ही होता है इन्फ्लेशन, पैसे के कारण जो होता है ये। अ प्रोसेस ऑफ स्टेडी एंड सस्टेनेबल राइज इन प्राइसेस। सस्टेनेबल यानी लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म तक रहती है उसको सस्टेनेबल बोलेंगे। स्टेडी यानी एक ही तरफ जाती है प्राइस, ऊपर की तरफ, राइट। तो राइज होना प्राइस का और वो भी सस्टेनेबली, तो इसको अपने इन्फ्लेशन बोलेंगे। और इट इज अ प्रोसेस, मतलब एक दिन में नहीं होता, इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर टाइम पीरियड। एंड अकॉर्डिंग टू केन्स, इन्फ्लेशन इज अ फिनोमिनन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन अगर चाहिए ना आपको तो इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट प्री कंडीशन बोला था। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय, ध्यान देना, अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना, पूरा यहाँ लिखा है रिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन दोनों, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो नीचे लिखा है, हियर आउटपुट कैन बी रेज्ड। अब अनएम्प्लॉयमेंट है थोड़ा बहुत, तो प्रोड्यूसर क्या चाहेंगे कि मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, व्हाई नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। वो क्या करेंगे कि वो बढ़ती हुई प्राइस का फायदा लेने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में सप्लाई स्टेबल हो जाएगी वापस। पहले डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई नहीं थी इतनी, तो सप्लाई स्टेबल हो जाएगी, तो वापस जो इन्फ्लेशन है धीमे धीमे नीचे आ जाएगा। लेकिन एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए कोई चांसेस नहीं है कि अब प्रोडक्शन बढ़ा पाए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आदमी तो चाहिए ना सामने, ना लेबर के पास कोई स्कोप है ज्यादा प्रोडक्शन करने का, ना लैंड फुल्ली एम्प्लॉयड है वो भी, दूसरी बात मशीन्स भी फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं, कैपिटल भी फुल्ली एम्प्लॉयड। तो आपके पास कोई स्कोप ही नहीं बचा है कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाओ। दैट इज इन ट्रू सेंस इन्फ्लेशन। तो इसीलिए लॉर्ड किन्स ने ये बताया कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वहीं पे आता है वो। तो देखो रिफ्लेशन बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में बताया गया है। हियर आउटपुट कैन बी रेज, अंडरलाइन करो, विद द हेल्प ऑफ अनएम्प्लॉयड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है ना तब, तो प्राइस लेवल के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। तो इसको इन्फ्लेशन नहीं, रिफ्लेशन बोलते हैं। ये बेनिफिशियल ही है, ये बेनिफिशियल है हमारी कंट्री के लिए। बट अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट आता है, तो यहाँ पे प्राइस लेवल बढ़ने के बाद आउटपुट नहीं इंक्रीज किया जा सकता, क्योंकि प्रोडक्शन के फैक्टर्स कोई भी आइडल है ही नहीं। आइडल यानी बेरोजगार। इट मीन्स ओनली प्राइस लेवल राइज, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता, आउटपुट नहीं बढ़ता, इनकम भी नहीं बढ़ती। इसको अपने इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो इन्फ्लेशन बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, उसकी अंडरलाइन करना, नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। रिफ्लेशन की कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, पर इन्फ्लेशन की नेगेटिव इफेक्ट है जो खाली इकोनॉमी पे। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने के लिए शायद पूछ ले, 3 मार्क का क्वेश्चन एक टाइम पे पूछा है ये। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे डिसाइड करेंगे? करंट प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100। P1 यानी करंट प्राइस, P0 यानी बेस ईयर की प्राइस, अपॉन में भी P0 है, इंटू 100। तो यहाँ पे PIN यानी प्राइस इंडेक्स नंबर 1992 93 का 119.1 है, और जो बेस ईयर है 1991 92 इसका 110.3 है। तो माइनस करके 8% अप्रोक्सीमेटली क्या मिला हमको, रेट ऑफ इन्फ्लेशन मिला। अब एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ कंसिडरेबल, अंडरलाइन करें, एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। क्या लिखा है? जनरल वर्ड होना जरूरी है इसके अंदर। इफ यू डोंट राइट जनरल वर्ड तो प्राइस लेवल अकेला नहीं इंक्रीज होता है, यानी एक दो चीज की प्राइस को बढ़ना, उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। इट इज परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ऑल टाइप्स ऑफ प्राइसेस। तो देखो बाय इन्फ्लेशन वी मीन दैट अ persistent rise in the general price level over time rather than a once for all rise in it। एक बार राइज नहीं होती प्राइस, बार बार राइज होती है। और इन्फ्लेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द, अंडरलाइन करो, सस्टेन्ड अपवर्ड मूवमेंट, यानी लॉन्ग टर्म अपवर्ड मूवमेंट इन सम प्राइस इंडेक्स सच एज CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड GDP डिफ्लेटर,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफ्लेटर वो भी आएगा, आगे देखेंगे वो तो। नाउ अ प्राइस राइज ऑफ 2-3% वो डेवलप कंट्रीज के अंदर होती है, और 4-5% की डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो इसको डिजायरेबल बोला जाता है, अंडरलाइन करना, डिजायरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये इन्फ्लेशन 2-3% डेवलप कंट्रीज के अंदर और 4-5% इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेट एंड कॉजेज, कौन से रेट पे इंक्रीज होता है और क्या कारण है उसके पीछे के, ये देखे जाते हैं। और रेट बेस्ड क्लासिफिकेशन refers to severity of inflation and how high or low it is. Severity यानी कितनी, यानी तीव्रता कितनी है इनके भाई, severity यानी कितना एक्सटेंट, कितना लेवल है उसका। एंड कॉस्ट बेस्ड जो है ना, वो फैक्टर्स जो उसके पीछे कॉजेज जो है ना, उसको उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखें, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहले लिखा है मॉडरेट और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। When the general level of price rise at a moderate rate over a long period of time, moderate यानी बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो इसको moderate बोलेंगे, या तो creeping, creeping यानी धीमे धीमे से आगे बढ़ रहा है। In spite of inter-country variations, a single-digit rate of annual inflation is called moderate inflation or creeping inflation, यानी it is always less than 10%, but still inflation is there, inflation है। It is predictable यानी जज किया जा सकता है, और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं आसानी से। अब इसके बाद आता है गैलोपिंग, भागता हुआ इन्फ्लेशन, गैलोपिंग यानी। इकोनॉमिस्ट हैव डिफरेंट व्यूज ऑन गैलोपिंग इन्फ्लेशन। Baumol and Blinder define galloping inflation as an inflation that proceeds at an exceptionally high rate. बहुत ज्यादा रेट के ऊपर इन्फ्लेशन होने, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रोसीड यानी आगे बढ़ना। जो आगे बढ़ता है बहुत ज्यादा रेट के ऊपर, उसको अपने गैलोपिंग बोलेंगे। ये बॉमल और ब्लैंडर ने बोला। सैमुअल्सन और नॉडोस डिफाइन गैलोपिंग इन्फ्लेशन एज इन्फ्लेशन इन डबल और ट्रिपल डिजिट, 2 डिजिट नंबर, यानी 10 से लेके 999 तक, बराबर इतने परसेंटेज, यानी 20%, 100%, 200% ईयर। By double and triple digit inflation can range, but 0 to 10 to 999%. And the economic effects of inflation in these range will obviously be immensely different. याद रखो 10% इन्फ्लेशन होने, वो भी डबल डिजिट में, उसको गैलोपिंग बोलेंगे। लेकिन 999 वाला जो है ना, वो तो बहुत ज्यादा है। तो सबकी इफेक्ट अलग अलग होती है, जितना रेंज ज्यादा है उतनी इसकी इफेक्ट सीवियर, ज्यादा खराब। क्लासिक केसेस ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये जर्मनी में देखा गया था, उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, अंडरलाइन करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो 4100% 1922 के अंदर, 1923 के अंदर जो प्राइसेस है ना, वो 500% एक महीने के हिसाब से इंक्रीज हो रही थी, राइट। जब अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको और मेहिको बोलते हैं इसको, मेक्सिको हम बोलते हैं उसको, इट इज नोन एज मेहिको। वहां के लोग इसको मेक्सिको नहीं, स्पेनिश लोग है वो लोग। उसके बाद में यूगोस्लाविया, जिसको चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं अब, यूगोस्लाविया को। फॉर्मर एक्सपीरियंस गैलोपिंग इन्फ्लेशन during the 1970s and 1980s. These cases are also cited as the example of hyperinflation. उसको हाइपर भी बोलेंगे क्योंकि 4100 लिखा है, तो 4 डिजिट में नंबर है। फिर हाइपर इन्फ्लेशन, ये वेनेजुएला में देखने को मिला था। ये कब, 2019 के अंदर, जब क्या लिखा गया है, एवरेज कंज्यूमर प्राइसेस वाज 65.37,000 एंड फेल टू 5.5,000 इन 2021। ये IMF.org का सर्वे है। इन जनरल अ प्राइस राइज एट मोर देन 3 डिजिट पर एनम, उसको अंडरलाइन करें, ये हाइपर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर पेपर करेंसी बिकम्स वर्थलेस, ये जो करेंसी है ना, वो बेकार हो जाती है। एंड डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, लोग पैसे की डिमांड नहीं करते। Germany suffered from hyperinflation in 1922 and 1923. As economists view go, there is not much difference between galloping and hyper. दोनों के बीच में अंडरलाइन करो ये, not much difference को। फिर आता है ओपन इन्फ्लेशन एंड सप्रेस इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब अंडरलाइन करे, नो कंट्रोल ऑन राइजिंग प्राइस, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं उसके अंदर। ये पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर period, control and regulation of prices by direct and indirect measures was a common feature
इन मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। केन्स ने यही तो बताया कि गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए, उसको कर्व करने के लिए स्टेप्स लेती है। तो गवर्नमेंट ने उसको दबा के रखा इन्फ्लेशन को, दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे, अपने अपने सप्रेस इन्फ्लेशन बोलेंगे। लेकिन ओपन इन्फ्लेशन का मतलब, ओपन इन्फ्लेशन कोई भी कंट्री के अंदर रेयर फेनोमेनन हो गया, अब होता ही नहीं है, क्योंकि कंट्री चाहती है कि इन्फ्लेशन ना हो। तो वो कुछ ना कुछ जगह पे कोई ना कोई स्टेप्स लेके इन्फ्लेशन को आगे बढ़ने से रोकती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सप्रेस, यानी इन्फ्लेशन को अपने स्प्रिंग की तरह से ऐसे प्रेस करके रखे हुए हैं। पर जानते हैं कि फैक्टर्स है कि जो उसको जैसे ही छोड़ा जाएगा तो ओपन इन्फ्लेशन सामने आ जाएगा। An example of suppressed inflation in India, where 7 to 8% inflation in 2008 was virtually a suppressed inflation. The current inflation rate 5.52% March 2021 के अंदर आया था, and that too was considered higher. उसको भी ज्यादा मानते हैं, 4% जो होना चाहिए। इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। इन्फ्लेशन यानी जो अभी अपने देख रहे हैं वो कंसिडरेबल एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। कंसिडरेबल यानी बढ़ता रहता है प्राइसेस। फिर इन्फ्लेशन मीन्स अ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन यानी डिक्लाइन होना। एंड डिफ्लेशन का मतलब अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल बिलो द बेस ईयर लेवल। डिफ्लेशन तो मतलब बेस ईयर से भी कम हो जाना प्राइस को, इसको बोला जाता है। फिर ऑन द बेस ऑफ कॉजेज, डिमांड पुल पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल, पुल यानी अट्रैक्शन। द क्लासिकल व्यू, ये भी 12th में था। To the classical economists, the only cause of an increase, ये जो डिमांड पुल है ना वो क्लासिकल मतलब पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते थे। The only cause of an increase in aggregate demand and therefore only cause of inflation was an increase in money supply. डिमांड बढ़ने के पीछे का कारण सिर्फ मनी, पैसा है, यानी मनी सप्लाई का इंक्रीज होना। द केनेशियन व्यू, केस टू पोस्टुलेटेड यानी एज्यूम्ड, सपोज करना, that inflation is caused by increase in the aggregate demand, but according to Keynes, the aggregate demand might increase because of increase in real factors. Keynes के हिसाब से जो एग्रीगेट डिमांड है वो रियल फैक्टर्स के इंक्रीज होने के कारण, रियल फैक्टर्स कुछ अलग होते हैं। देखो रियल फैक्टर्स कौन कौन से, इंटरेस्ट रेट को रियल फैक्टर बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को रियल फैक्टर बोलेंगे। इन्फ्लेशन कैन रिजल्ट व्हेन आइदर कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर rises causing an increase in aggregate demand with unchanged aggregate supply. सप्लाई नहीं बढ़ रही है लेकिन गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, और लोग प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो हर तरफ से डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसके सामने सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो प्राइसेस इंक्रीज होगी। दिस क्रिएट्स अ डिमांड सप्लाई गैप विच Keynes called द इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप किसको बोला जाता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच की जितनी बड़ी गैप है उतनी ज्यादा खराब, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। द इन्फ्लेशनरी गैप वाज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू केन्स, यानी ये सबसे ज्यादा बड़ा कारण जो है ना वो यही है, इन्फ्लेशनरी गैप। अब मैं आपको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप दोनों समझाऊंगा इसके बाद। इन केस व्यू, इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप बिटवीन द प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड द रियल आउटपुट अवेलेबल इन फुल एम्प्लॉयमेंट। राइट, क्या लिखा है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, हमने प्लानिंग कुछ अलग किया और जो आउटपुट है वो अलग है। अब यहाँ देखो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ओरिजिनली कहाँ पे, बात समझो। जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड AD1 के अंदर बताई गई है, और SRAS शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है ना वो SRAS1 वो तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन था, यानी P1 तुम्हारी प्राइस थी। बट नाउ सडनली अगर डिमांड इंक्रीज होती है ना तो तुम्हारा डिमांड कब AD1 से AD2 तरफ चला जाता है, यानी ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ। तो तुम्हारे पास AD2 आता है, यानी एग्रीगेट डिमांड का नंबर 2। तो इससे प्राइसेस इंक्रीज होगी क्योंकि अब तुम्हारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ इन्फ्लेशनरी गैप वर्ड लिखा है ना एग्जैक्टली वो जगह पे, बराबर। तो ये जो इतनी चीज बढ़ती है ना YF से लेके YI तक, ये तुम्हारी रियल GDP के अंदर इंक्रीज होना हुआ, और उसके साथ में प्राइसेस इंक्रीज होती है P1 से P2। तो ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, क्योंकि तुम डिमांड इंक्रीज होती हुई देख रहे हो लेकिन सप्लाई इसके सामने इंक्रीज नहीं हो रही है, दैट इज वाई।
अब आगे एज मेंशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय अंडरलाइन करो द प्रेशर ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीडिंग द अवेलेबल सप्लाई ऑफ आउटपुट, यानी सप्लाई नहीं है और डिमांड ज्यादा है. Suppose in a situation of full employment, the government expenditure or private investment goes up. This generates an inflationary pressure in the economy. यानी जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है ना, तब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों ऊपर जाते हैं. इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्डअप होता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है. Keynes explained that inflation arises when there occurs an inflationary gap in the economy, which arises when aggregate demand for goods and services exceeds aggregate supply at full employment level of output. In such a situation, naturally the price level must rise. केन्स ने समझाया कि इन्फ्लेशनरी गैप डिमांड और सप्लाई की गैप के कारण होती है, और ये नेचुरली यहाँ पे प्राइस हमेशा इंक्रीज होती हुई दिखेगी हमको. दस डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ केन्स. अंडरलाइन करना ये भी, यानी केन्स ने इसका सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है. द इम्बैलेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड इन सप्लाई मे बी द रिजल्ट ऑफ मोर देन वन फोर्स एट वर्क. अंडरलाइन करना, वन फोर्स एट वर्क, मोर देन वन फोर्स एट वर्क. एंड एक नहीं है, एक से ज्यादा चीजें ये होती है जिसके कारण सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाती, डिमांड इंक्रीज हो रही है. एक तो सबसे पहले टाइम गैप बिटवीन डिमांड के इंक्रीज होने में सप्लाई के इंक्रीज होने के बीच में जो टाइम गैप होती है ना वो. दूसरी बात, इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है ना. तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है लेकिन कैपेसिटी एफिशिएंसी नहीं है इतनी कि इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए. व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल पर्पस, यानी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीन जगह पे डिमांड बढ़ती है. कंजम्पशन डिमांड जो कंज्यूमर करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो प्रोड्यूसर्स करते हैं, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ये अगर एक्सीड यानी बढ़ जाती है सप्लाई से एट करंट प्राइसेस, तो देयर इज अ प्राइस लेवल, राइज इन प्राइस लेवल. सिंस इन्फ्लेशन इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज in the price level, not a one time rise in it. Sustained inflation requires, याद रखो प्राइस लेवल इंक्रीज कंटिन्यूअस होना चाहिए, वन टाइम नहीं. वन टाइम अगर इंक्रीज होता है, जैसे कि एक दो महीने के लिए प्राइस इंक्रीज होता है, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन. इसीलिए अपने कंट्री के अंदर देखते हैं अपने कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो स्टेबल रह गई, उसके बाद में वो नीचे नहीं आ रही है. लेकिन वेजिटेबल्स में ऐसा नहीं होता, तो वेजिटेबल्स की प्राइसेस को शॉर्ट टर्म बोला जाता है. ये इन्फ्लेशन में नहीं आती है क्योंकि वो इंक्रीज होगी ना तो वापस डिक्रीज भी हो जाएगी. Illustration of cause of demand pull inflation. Let us assume the government adopts underline करो expansionary fiscal policy. इसका मतलब गवर्नमेंट ने लीनियंट लोन देना स्टार्ट करे. फिजिकल पॉलिसी कैसी कि ज्यादा खर्चा बढ़ाए गवर्नमेंट अपनी तरफ से, और स्टेट को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे, स्टेट अपना डेवलपमेंट करे. तो डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट फुल फ्लेज के ऊपर जहाँ पे चल रहे हैं, दैट इज इंक्रीज इन इट्स एक्सपेंडिचर, लिखा है ना, बाय बोरिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक. और रिजर्व बैंक से पैसा लेती है गवर्नमेंट. का सोर्स क्या पैसे का, एक तो जो डिविडेंड मिलता है पब्लिक सेक्टर यूनिट से वो, दूसरा टैक्सेशन की जो इनकम आती है वो, फाइन्स एंड फीस जो मिलती है वो आ गई उसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक और दूसरी कंट्री से ली जाने वाली लोन. हम यहाँ पे किसको मानेंगे, रिजर्व बैंक से ली जाने वाली लोन को मानेंगे. दिस विल लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, यानी सी प्लस आई प्लस जी, ये तीनों बढ़ेंगे. सी यानी कंजम्पशन, आई यानी इन्वेस्टमेंट, और जी यानी गवर्नमेंट, ये तीनों के एक्सपेंडिचर. If aggregate demand supply of output does not increase or decrease by a relatively less amount in the short run, देखो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही, या तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जितना डिमांड इंक्रीज हो रही है उसके प्रोपोर्शन में कम इंक्रीज हो रही है. क्या बोला मैंने, या तो इंक्रीज नहीं हो रही है सप्लाई, या तो इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रोपोर्शनेटली कम इंक्रीज हो रही है, तो दिस विल कॉज डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस विच विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. दैट इज जनरल राइज इन प्राइस लेवल. तो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस ही सबसे बड़ा रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे. सिमिलरली इन्फ्लेशन विल रिजल्ट इफ बिजनेस फर्म्स एक्सपेक्टिंग हायर प्रॉफिट्स इन्वेस्ट मोर बाय बोरिंग फ्रॉम बैंक्स. ये भी दूसरा कारण. एक तो गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया, दूसरा इन्फ्लेशन जो है ना जो बिजनेस फर्म्स करते हैं जिसमें हायर प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट किया जाता है, वो इन्वेस्ट करेंगे मोर बाय बोरिंग फ्रॉम बैंक्स, तो ज्यादा बोरो करेंगे लोगों से, बैंक से,
एंड इन्फ्लेशन विल अकर बाय दिस न्यू इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सामने क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन करने के लिए, पर प्रोडक्शन धीमे धीमे बढ़ता है, उसके सामने ऑलरेडी डिमांड बढ़ चुकी है। Therefore, demand pull inflation generally occurs when the economy is already working at full employment। अंडरलाइन करो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही होता है ये, यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोला जाता है, ये अपने करेंगे नाइरू में, NAIRU आगे आएगा, फोर्थ यूनिट में। फिगर 2 डिपिक्स यानी डिस्क्राइब डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देख लो, इसमें आगे आपने खाली एक कर्व देखा था, सप्लाई का खाली एक देखा था, और डिमांड का भी खाली एक एक्स्ट्रा देखा था, खाली AD1 से AD2। लेकिन तुम यहाँ पे देख सकते हो कि एवरी टाइम शिफ्ट हो रहा है, डिमांड डिमांड बढ़ती जा रही है। तो पहले इक्विलिब्रियम E1 पे आता है विद प्राइस लेवल P1, उसके बाद में E2 पे आता है विद प्राइस लेवल P2, यानी प्राइस इंक्रीज हो गई। फिर E3 पे आता है विद इंक्रीज इन प्राइस टू P3, और उसके बाद में P4 ये फाइनल हुआ। तो Y1 Y2 एंड Y3 ये तुम्हारी इनकम का यानी GDP का लेवल भी बढ़ा। और यू कैन सी हियर जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, मतलब एक डजंट इंक्रीज, वो कभी इंक्रीज नहीं होती है, सप्लाई इंक्रीज नहीं होती। अगर धीमे धीमे इंक्रीज होती है ऐसा बताने तो डायग्राम अलग आएगा, बट हम उसके अंदर नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि खाली डिमांड के इंक्रीज होने के कारण इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल कैसे बढ़ता है वो। We begin at point E1 where the equilibrium between AD1 and SAS यानी short run aggregate supply yields the output level Y1 and price level P1, और उसके सामने LAS लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल GDP लेवल, जो AS लिखा है ना उसके बाजू में LAS लिख दो, यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। इट इज ऑलवेज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, LAS ऊपर AS लिखा है उसकी जगह पे LAS लिख दो, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कब है। नाउ सपोज विदाउट इंक्रीजिंग टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स नहीं इंक्रीज कर रही है लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाई गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ध्यान देना बराबर से। तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक से लोन लेके जिसको करना पड़ेगा, यानी RBI से लोन लेके इंडियन गवर्नमेंट को अपना खर्चा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो बढ़ा नहीं रही है गवर्नमेंट। तो इनकम का सोर्स कौन सा, जैसे मतलब 3 सोर्सेज है इनकम के, एक तो टैक्सेशन, दूसरा PSU से मिलने वाली डिविडेंड की इनकम, और तीसरा जो है ना वो तुम्हारे सेंट्रल बैंक से जो पैसा मिलता है वो। अब अपने PSU से मिलने वाली इनकम को तो नीले समझते हैं, और अब बचा कौन सा, दो अपने ऑप्शन बचे, इसमें से गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं बढ़ाया तो गवर्नमेंट पैसा लाएगी कहाँ से, तो सेंट्रल बैंक से लाएगी। As government expenditure increases, aggregate demand curve shifts out to the right to AD2, तो ये AD2 की तरफ जाएगा, और ऐसे ही ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा अब E2 के ऊपर, तो प्राइस लेवल अब नया आएगा P2, और GDP बढ़ के कहाँ पे आ जाएगी, Y2 लेवल के ऊपर आ जाएगी। Note that the price level has risen as a result of rightward shift, अंडरलाइन करो, rightward shift of aggregate demand curve, यानी जो डिमांड कर्व है ना वो AD1 से AD2 की तरफ गया, इसकी वजह से ये हुआ। Further, increases in aggregate demand would result in a price level P3 and output Y3. Thus, in demand pull inflation, the aggregate demand schedule is shifted up to the right. The price level rises because aggregate demand is increased relative to the aggregate supply, that is due to demand supply imbalances। वो वही चीज बार बार आ रही है, सिर्फ 2 लाइन का ही क्वेश्चन, सिर्फ 2 लाइन का। पहले क्या बताया मैंने, 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल, CI और G, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। और दूसरी लाइन में क्या लिखना है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, सप्लाई नहीं इंक्रीज होती, या तो इंक्रीज होती है बट लेस प्रोपोर्शन में, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बट बाकी उसके बाद जो भी समझा है ना वो डायग्राम्स को या तो एक्सप्लेनेशन को खाली एक्सपांड करना है, राइट। अब डिमांड बुल एंड वेज प्राइस स्पाइरल, ये देखो इसमें द स्टोरी हाई बट डज नॉट एंड हियर, यहाँ पे ऐसा नहीं है, या वेज और प्राइस का स्पाइरल, यानी उसके बाद में धीमे धीमे चक्कर चलना चालू हो जाता है। देखो कैसे, वेजेस रिमेन कांस्टेंट, समझ लेना, ध्यान देना। Wages remaining constant as price rise, workers real wages fall and workers demand higher wage rate।
देखो अगर वेजेस कम रहेंगे ना तो क्या होता है, वेजेस कम है अभी, वर्कर को लगता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, तो वर्कर जब डिमांड करेंगे। अब देखो चक्कर कहाँ से शुरू हुआ, प्राइस के बढ़ने से। अब प्राइस बढ़ेगी तो वर्कर्स मांगेंगे ज्यादा वेजेस, बराबर। अब ज्यादा वेजेस, हायर वेज रेट, this sets in motion a spiral of wage increase following each round of price increase। यानी जब भी प्राइस इंक्रीज होगी ना, तब तब थोड़े टाइम के बाद वर्कर्स को रियलाइज होने लगेगा कि हमको तो यार घर भी नहीं चलता हमारा इतने पैसों के अंदर, तो हमको वेजेस ज्यादा मांगने चाहिए, तो वर्कर्स भी क्या मांगेंगे, ज्यादा वेजेस मांगेंगे। अब दस इन्फ्लेशन अकर्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब स्टेप्स समझो, इसमें भी सिर्फ यही चीज, प्राइस एंड वेज प्राइस स्पाइरल जो है ना उसके अंदर देखो, पहले प्राइस इंक्रीज होती है, इससे वेजेस इंक्रीज होगी, वेजेस के रेट इंक्रीज हो गए। अब वेजेस इंक्रीज हुए ना, तो उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो फाइनली प्रोड्यूसर को वापस प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। अब प्राइस स्पाइरल क्यों बोला गया, क्योंकि वो चक्कर गोल गोल घूमता रहता है, ऊपर जाता है वो, इसलिए उसको स्पाइरल बोला गया, राइट। तो यहाँ पे जब कभी भी प्राइस इंक्रीज होगी ना, तो पहले वेजेस इंक्रीज होंगे, वेजेस के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसके बाद में वापस प्रोड्यूसर्स को प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो वापस वर्कर्स ऑन वेजेस मांगेंगे, ये चक्कर चलता रहेगा। दस ड्यू टू राइज इन वेज रेट देयर इज फर्दर राइज इन प्राइस लेवल, इट इज कॉल्ड वेज प्राइस स्पाइरल, राइट। अब आगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन लीड्स कंटिन्यूअस सस्टेन राइज इन प्राइस लेवल। अब ये फिगर 2 के अंदर हमने देखा कि प्राइस लेवल आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हैपेंस व्हेन for a given increase in aggregate demand, price level goes up to P2 as in figure 2. But inflation is a continuous increase in the price level and not a one-time jump in prices in response to a given increase in aggregate demand। यानी एक बार जंप करे ना प्राइस तो उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो वापस धीमे धीमे नीचे आ जाएगी। अभी अपने देख रहे हैं कि अनियंस की प्राइस इंक्रीज होती है, टमाटोज की प्राइस इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद में गार्लिक की प्राइस भी अभी बीच में है, देन लेमन की प्राइस इंक्रीज हुई। तो ये जो भी इंक्रीज हुई ना, वो टेम्पररी होती है, बाद में वो वही जगह पे सेटल हो जाती है जहां से वो उसने पहले राइज करना शुरू किया था। तो ये सब डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स है सिंपल, पर ये कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस नए लेवल पे सेट हो जाए ना, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं ना, तो एक टाइम था जब नेचुरली जो बनाना थे ना वो नेचुरली आते थे, ये ऐसे आजकल उसको एसी के अंदर रखा नहीं जाता था। क्या करते वो लोग, ट्रक के अंदर जब लोड करके लाते हैं ना, तब उसके ऊपर कोई केमिकल नहीं होता है, देन आफ्टर दे वॉश बनानास विद अ राइपनिंग एजेंट। एक राइपनिंग एजेंट आता है, उससे उसको धो दिया जाता है ट्रक के अंदर, उसके बाद में उसको है ना एसी के अंदर रखा जाता है। तो कल जो छिलका तुमको पूरा का पूरा ग्रीन दिखता रहा ना, आज सुबह में वो पूरा का पूरा येलो हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये पक गया है, लेकिन अंदर से नहीं, खाली ऊपर से। अब इसको है ना तुम घर पे लेके आते हो ना, तो उसके बाद में वो राइपनिंग एजेंट तो ऊपर है, तो खाली एक एक दिन के अंदर वो ऊपर की छाल है ना काली पड़ जाती है, एंड देन उसके बाद में पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। ये पहले ऐसा नहीं होता था, इसके इसका खर्चा एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, इसको कॉस्ट ऑफ स्टोर करना जो है ना वो बढ़ गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो पहले 2 रुपए में किलो आते थे, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो बहुत बहुत फार की बात कर रहा हूँ मैं। यानी मैं अगर समझे 2020 नहीं 2020 तो 2000 की बात करूँ, 2002 की बात करूँ, 2003-4 उसके अंदर भी 5-10 रुपए के अंदर किलो बनारस मिल जाते थे। लेकिन आज अभी गोडाउन जितने भी देखोगे ना, उसके अंदर इन्होंने सोच लिया है कि ठंडक में रखना है इसको, और अभी कैसे रखेंगे, एसी के अंदर रखेंगे, तो कॉस्ट बढ़ गई। तो उसको प्रोड्यूस करने का खर्चा तो उतना ही है, क्योंकि ये जो बनाने के जो पेड़ है ना वो ऐसे नहीं कि काट देने पड़ते हैं, वो बार बार फ्रूट देते हैं। ये गेहूं की तरह से नहीं है कि एक बार साल में एक क्रॉप आए उसके बाद उसको काट देना पड़ा। सीरियल्स में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर साल उसके ऊपर क्रॉप नहीं आती, वन टाइम है उसके बाद उसको काट देना पड़ता है। तो कि फ्रूट्स के अंदर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है ना, वो सस्टेन रहती है, फिर वो 20 रुपए के एक लेवल पे आ गए तो 20, 30, 40 वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि सामने कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, तो इसका भी, इसकी भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ये सब जमाने देखे हैं, क्योंकि ये सब नेचुरली आता था, सब जो भी आता था ना वो। लेकिन अब क्या है, उसको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, और कमर्शियली जब प्रोड्यूस होने, तब
उसके लिए क्या होता है, कॉस्ट बढ़ती जाती है। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सीधा किसके ऊपर आएगी, कॉस्ट कंज्यूमर के ऊपर आएगी। हम मुझे ऐसा लगता था कि कई बार हम जैसे देखते कि कितनी दाल निकलती होगी कोई एक जगह से, जब खेती बाड़ी करते हैं तो। तुम्हारे फ्रेंड का जो फार्म है ना, तो वहां पे मैं गया था, तो वो कोई मूंग की दाल जो है ना, तो मूंग की दाल वो उगाते वहां पे फार्म के अंदर। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उस टाइम पे कि ये कितने इतने छोटे छोटे प्लांट उसके अंदर थे, उसमें वो सबको निकाल देना है, उसको बाद में उसको वापस करना पड़ता है भाई। तो उसने सब निकाला, तो 4-5 मुट्ठी भर के लेके आया ना वो, तो उसके अंदर से कम 1.5-2 किलो निकली हुई। यानी मतलब उसका प्रोडक्शन भी इतना ही ज्यादा होता है। हमेशा मानते तुवेर। अरे तो 1-2 साल पहले एक आया था फैजल करके लड़का, वो धनिया में रहता है। आ, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया उसका। पर वो जो वहां से आया था तो उसका है ना, ऐसा था ना कि तुवेर के प्राइस एकदम डाउन हो गया था। और उसके पास पता है, अगर करंट रेट पे उस वक्त जो डाउन हो गए तो वो प्राइस पे भी देखें तो भी 17 लाख का माल था, 17 लाख रुपीज का। और उसको एक्सपेक्टेशन था कि 22 लाख रुपए आएंगे उसके। और ये क्रॉप जो है ना, वो उसने जितनी जमीन पे किया था ना, वो जमीन कोई बड़ी जमीन नहीं थी। यानी हम इसको बड़ा फार्मर नहीं बोल सकते, पर फिर भी इतना क्रॉप आता है। पर उसके सामने क्या लागत भी इतनी है। तो अगर ऐसा बोलो कि 22 लाख रुपये कितना ज्यादा है, पर 22 लाख के सामने उसको जो भी उसको पूरा मेहनत करनी पड़ती है, मजदूर लगाने पड़ते हैं, उन सबके खर्चे अगर निकालो ना, तो उसको हाथ में 4-5 लाख रुपए पूरे साल के अंदर मिले। तो अगर 3 बार अगर रोटेट करते हैं ना फार्मर्स, तो दे आर रिच। क्रॉप को 3 बार अगर रोटेट करते हैं तो वो रिच है। लेकिन अगर एक ही क्रॉप लेते हैं ना साल के अंदर, तो उनका घर नहीं चल पाएगा, तो उनको फिर दूसरे बिजनेस देखने पड़ते हैं। राइट। तो ये सब डिमांड और सप्लाई के सब इक्वेशंस हैं, जो कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का और बाकी सबका भी कमर्शियलाइजेशन होने के बाद हमने देखा कि वो ज्यादा और ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा है। But inflation is a continuous increase in the price level and not a one-time jump. Hence, for sustained or persistent inflation to take place, the continuous increase in aggregate demand must occur. अब reasons for continuous rise in aggregate demand: persistent increase in government budget deficit, budgetary deficit, finance to money or debt financing year after year. ये ना कोई समझता नहीं है कि ये ऐसे क्यों हुआ। देखो, बजटरी डेफिसिट क्या होती है, कि बजट के अंदर तुम्हारे पास इनकम नहीं है, पर एक्सपेंडिचर ज्यादा करने हैं। तो हम क्या करेंगे नॉर्मली, हम उसके अंदर बजट के अंदर जो भी पैसा कम पड़ता है ना, वो रिजर्व बैंक के पास से लोन की तरह से ले लेंगे। अब ये पैसा तुमने कमाया नहीं है, तुमने उधार लिया है। अगर कमाया होता ना तो प्रोडक्शन भी इतना होता। मतलब इनकम जितनी है ना उतना अगर एक्सपेंडिचर हो ना, तो कभी भी इन्फ्लेशन ना हो। लेकिन इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो अब आप खर्चा करते जा रहे हो, लेकिन उसके सामने प्रोडक्शन उतने का उतना ही है। तो यहाँ खर्चा बढ़ता जा रहा है तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेगी, कोई को तो इसकी इनकम मिलेगी ना। एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है। तो वो इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके सामने प्रोडक्शन सेम लेवल पे, तो प्राइसेस बढ़ेगी क्योंकि डिमांड करने वाले ज्यादा है। दैट्स व्हाई। Hence, for sustained or persistent increase in money supply by the central bank year after year, मनी सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि अपने जब नोटबंदी आई थी, डिमोनेटाइजेशन, उस टाइम पे हमको लगा कि चलो अब इसके बाद में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। 20 लाख करोड़ की नोट थी करेंसी, 1000 और 500 की नोट। अभी उससे 3 गुना ज्यादा हो गई है। 500 की नोट है अब तो, हाई डिनोमिनेशन के अंदर। तो अगर 500 की नोट हो, तो लोगों को लगता है कि चलो ब्लैक मनी स्टोर नहीं कर सकते, पर कुछ नहीं है ऐसा। अभी देखेंगे इलेक्शन के अंदर रेट्स बढ़ेगी, तो किसके पास से कितना पैसा घरों में से निकलेगा, तो होता ही है कैश। इन शॉर्ट, मनी सप्लाई, मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट में क्रिएट मोर एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई ज्यादा तो डिमांड बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, यानी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन एन important cause of inflation is the expectation of future prices. Expectations play a significant role in decision making by firms regarding price and output. If a firm expects that its rival firms will raise their prices, it may also raise its own price in anticipation. यानी दूसरे लोग अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे ने, तो हम भी प्राइस को इंक्रीज करेंगे, ऐसा मानते हैं। And this is how inflationary expectations cause inflation. It is called as
एन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, किसी ने प्राइस बढ़ाई, मुझे लगता है कोई बढ़ाएगा तो मैं भी बढ़ा देता हूँ प्राइस, जैसे चक्कर मेरे बढ़ाने से दूसरा बढ़ाएगा, दूसरे के बढ़ाने से वापस मैं बढ़ाऊंगा। इस तरह से अगर डिमांड कम नहीं हो रही है और प्राइसेस बढ़ती जा रही है तो इसको इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बोलेंगे। Therefore, to control inflation, the inflationary expectations have to be controlled. तो इसको कंट्रोल करना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को। अप टू ईयर तो यहाँ से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में देखो, इवन इन सिचुएशंस वेयर देयर इज नो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, अभी अभी तक क्या देखा कि डिमांड चेंज होने से इन्फ्लेशन चेंज होता है। तो हमने ग्रेजुअली ये डायग्राम एक पेज टर्न करो पीछे, तो इसमें हमने देखा था कि देखो पहले डिमांड 81 थी, अब डिमांड 82 हो गई, कंसिस्टेंटली डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। पेज नंबर 5 के ऊपर जो नीचे डायग्राम है ना, उसमें पहले 81 थी, उसके बाद में 82, 83, 84, हर बार डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो डिमांड इंक्रीज होने के कारण प्राइस इंक्रीज होती है, ये यहाँ पे साबित हुआ। लेकिन हम यहाँ पे अगर बात करें कॉस्ट पुश के अंदर, तो दिस मे हैपन इफ देयर इज इनिशियल इंक्रीज इन कॉस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। सिर्फ अकेली कॉस्ट के बढ़ने से भी इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, अंडरलाइन करो, और सप्लाई साइड शॉक, शॉक यानी झटका लगना, सप्लाई के कारण, सप्लाई की कॉस्ट के कारण ऐसा होता है, राइट। द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज दैट, इसको भी अंडरलाइन करो, फॉर्मर कॉज बाय डिमांड साइड फैक्टर्स, और इसमें डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट होता है, यानी इसमें प्राइस भी बढ़ती है और आउटपुट भी इंक्रीज होता है, बराबर। लेकिन कब आउटपुट इंक्रीज होगा, अगर बिलो द पोटेंशियल लेवल, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी काम ना करती हो तब। लेकिन ऑन द अदर हैंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइजिंग फ्रॉम सप्लाई शॉक्स causes a leftward shift in the aggregate supply curve, leading to a rise in prices and a fall in the aggregate output। यानी अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो ये सप्लाई शॉक से आता है, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, लेकिन किस में, सप्लाई कर्व के अंदर, बराबर ना। तो ये याद रखो, तो चार अलग अलग जो ऑटोनोमस इंक्रीज है ना कॉस्ट के अंदर, ये क्यों होता है। पहले तो ऑयल प्राइस का शॉक है 70s के अंदर, और 90s और 2008 में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, बराबर ना। तो ये जो कंट्रीज है उन्होंने क्या किया था, प्राइसेस बढ़ा दी थी ऑयल की, पहला रीजन। अगेन रिसेंट ईयर्स के अंदर प्राइस भी है ना फ्लक्चुएट होती रहती है, $100 पर बैरल 2014 में हो गई थी, फॉलोड बाय प्लंज बिलो $20 अराउंड अप्रैल 2020, लेकिन बाद में वापस $20 कम हो गई। राइज इन ऑयल प्राइसेस नॉट ओनली कॉजेज इन्फ्लेशन बाय रेजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स द इम्पोर्ट बिल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीन जगह पे परेशानी होती है। पहली बात तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, दूसरी बात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, साथ में इंपोर्ट का बिल बढ़ता है, और इंपोर्ट के बिल के बढ़ने से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिफिकल्टीज आती है। फिर फार्म प्राइस शॉक, फार्म प्राइस यानी जो खाने की चीज़ है उसकी प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि फार्म प्राइस यानी खाने की चीज़ अकेली, एग्रीकल्चर चीज़ों की बात करो, क्योंकि एग्रीकल्चर में से काफ़ी सारी चीज़ें रॉ मटेरियल की तरह से यूज़ की जाती है, especially farm products. In economics like India, where they are of greater importance, a related phenomenon is rise in food prices or food inflation. जब फूड ग्रेन्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो भी इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। फिर इंपोर्ट प्राइस शॉक, इन द करंट regime of flexible exchange rates, currencies of most countries are determined by demand for and supply of a currency. They can appreciate or depreciate frequently in terms of the US dollar. A depreciation in the Indian rupee makes India's import costlier to both producers and consumers. यानी यूएस डॉलर कई बार एप्रिशिएट, यानी उसकी कीमत बढ़ती है, कभी डेप्रिशिएट भी हो जाती है। तो अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होती है ना तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, क्योंकि इंडियन रुपी का डेप्रिशिएट होने, यानी $1 अगर पहले 80 रुपीज़ का मिलता था, अब $1 81 रुपीज़ का मिलेगा, तो इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई इसका मतलब। फिर दैट्स डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी कॉजेज इंपोर्ट शॉक एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल आता है बाहर से, वो रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा और इससे कॉस्ट बढ़ेगी। फिर फोर्थ एंड फाइनल इज वेज पुश इन्फ्लेशन। व्हेन पावरफुल ट्रेड यूनियंस especially in industrialized countries push for higher wage unjustifiably, either from productivity or cost of living aspects, they produce a cost push effect.
या ट्रेड यूनियंस क्या करेंगे, बार बार हायर वेजेस डिमांड करेंगे। तो हायर वेजेस का मतलब हायर कॉस्ट। इन अ सिचुएशन ऑफ हाई डिमांड इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर्स आर मोर लाइकली टू एग्री टू वेज इंक्रीज as they can pass on these rises in cost to the consumers in the form of hike in prices। यानी प्राइस बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप देखो वेज इंक्रीज होगा ना, तो वेज इंक्रीज होगा तो वो वसूल कहाँ से किया जाएगा? कंज्यूमर के पास से वसूल किया जाएगा ना, तो प्राइस बढ़ा दी जाएगी। इफ दिस हैपेंस वी हैव कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन ये किसके कारण हुआ? ड्यू टू वेज हाइक। ऑल्सो नोट दैट एज ए रिजल्ट ऑफ कॉस्ट पुश इफेक्ट ऑफ हायर वेजेस, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट शिफ्ट टू द लेफ्ट। वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, यानी सप्लाई कम हो जाएगी। फॉल इन सप्लाई बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ड्यू टू हायर वेजेस। अब अपने फिगर 3 के अंदर देखते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो। पहले एडी और SRAS 1 यानी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई 1, यानी ओरिजिनल कर्व तुम्हारा SRAS 1 है और एडी तुम्हारा ओरिजिनल कर्व है। तुम्हारा इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे आता है P1 प्राइस के ऊपर और Y1 टोटल जीडीपी के ऊपर। लेकिन सप्लाई डिक्रीज होती है ये 4 फैक्टर्स के कारण। तो सप्लाई का कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर जो एरो बताया ऐसे शिफ्ट होगा, तो तुम्हारा जो एग्रीगेट रियल आउटपुट है ना, वो भी कम हो जाएगा Y1 से Y2 की तरफ, और जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ेगी और आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। याद रखो, इन्फ्लेशन और लोअर आउटपुट ये दोनों अगर साथ में हो ना, हाई इन्फ्लेशन लेकिन आउटपुट कम, तो उसको स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। और याद रखो ये 1970s के बाद शुरू हुआ। ये कंसेप्ट जो है सबसे पहले कॉइन किया गया 1970 के अंदर। सबसे पहले इसके बारे में सोचा गया 1970 के अंदर। केन्स ने इसके बारे में नहीं सोचा था, उसके पहले वाले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन स्टैगफ्लेशन 1970 के अंदर इसलिए आया क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही थी लेकिन उसके सामने सप्लाई कम हो रही थी। कि जब प्राइस बढ़ती है तो लोग सप्लाई को बढ़ाते उल्टा, लेकिन यहाँ कम हो रही थी सप्लाई, तो इसलिए इसको स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। नाउ कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इन इंटरेक्शन इन द रियल वर्ल्ड। सबको लगता है कि सिचुएशन है ना, जनरली सस्टेन इन्फ्लेशन जब भी आता है वो दोनों की वजह से आता है, इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फैक्टर्स। इन द फॉलोइंग एनालिसिस हम देखेंगे एक साथ में दोनों चीजें हो रही है। देखो, एग्रीगेट डिमांड तो जीरो पे थी, E0 तुम्हारा इक्विलिब्रियम, AS0 जो डॉटेड लाइन है ना वो तुम्हारा ओरिजिनल कर्व है। AD0 डॉटेड लाइन वो भी तुम्हारा ओरिजिनल कर्व है, और ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम E0 के ऊपर दे रहा है। नाउ सी, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो AD1 तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम P1 के ऊपर आएगा। देखो P1 प्राइस के ऊपर आएगा, दिख रहा है? P1 प्राइस के ऊपर। ऐसे ही अकेली सप्लाई इंक्रीज होती है, डिक्रीज सॉरी, अकेली सप्लाई डिक्रीज होगी ना, तो देखो AS0 से AS1 की तरफ जाएगा, बराबर। इसमें टोटल मिला के 1 2 3 4 डायग्राम, एक में टोटल 4 डायग्राम है। पहले क्या याद रखेंगे, AD0 जो है ना उससे खाली AD1 हुआ, पर AS0 सेम रहा तो नई प्राइस P1 के ऊपर आएगी, बराबर। लेकिन अगर दूसरे केस में देखो तो AS0 सेम रहा, सॉरी AD0 सेम रहा, AS0 से AS1 की तरफ हम जाएंगे तो भी नई प्राइस आएगी P1। दोनों ही कंडीशन में प्राइस इंक्रीज हो रही है, एक में डिमांड इंक्रीज होती है और दूसरे में सप्लाई डिक्रीज होती है। लेकिन इन दोनों को साथ में ले लो, यानी डिमांड भी इंक्रीज होती है सप्लाई भी डिक्रीज होती है, दोनों साथ में। तो AD0 से AD1 पे जाओ और AS0 से AS1 पे जाओ तो तुमको E2 के ऊपर इक्विलिब्रियम मिलेगा, और वो इक्विलिब्रियम तुम्हारी प्राइस का कौन सी लाएगा? ये तुम्हारी P2 प्राइस को फैच करेगा, ऐसा, बराबर ने। और तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे कहाँ डिक्रीज हो जाएगा? Y1 से Y0 पीछे की तरफ जाएगा आउटपुट, सॉरी आउटपुट सेम रहेगा, Y0 का Y0 रहेगा। देखो E0 और E2 के ऊपर आउटपुट सेम है, पर अगर मैं खाली डिमांड को इंक्रीज करता हूँ तो आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई को डिक्रीज करता हूँ तो आउटपुट घटेगा। कहाँ पे? जहाँ E1 लिखा है ना वहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, जहाँ E1 लिखा है वहां पे डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करो यहाँ पे, बराबर नहीं? E1 लिखा है वहां पे नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और वहां Y2 लिख दो, और ये Y2 है ने आपको सामने उसके बिल्कुल डायग्राम के बिल्कुल नीचे देखो Y2 लिखा भी है, ये इन्होंने मेंशन करना ये भूल गए। ओके,
एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल होता है। पहले क्या, डॉटेड लाइन वाले कर्व ड्रॉ करेंगे जिसमें तुम्हारा E0 के ऊपर इक्विलिब्रियम दिखेगा। फिर सिर्फ डिमांड को अपने इंक्रीज करेंगे, डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो एडी बन जाएगी। डिमांड डिमांड राइट साइड पे शिफ्ट करेगी तो इसके साथ में आउटपुट भी बढ़ेगा Y0 से Y1, और प्राइस भी बढ़ेगी P1 से P0 से P1। लेकिन अगर हम उसके बाद में खाली सप्लाई को शिफ्ट करेंगे, डिमांड को सेम रखें, तो वो कहाँ जाएगा, AS1 यानी E1 पे जाएगा वो भी, और वहां पे Y2 आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि तुमने सप्लाई घटा दी। सप्लाई घटेगी तो आउटपुट भी कम हो जाएगा ना। लेकिन दोनों अगर साथ में हुए, एक बाजू डिमांड इंक्रीज हुई, दूसरी बाजू सप्लाई कम हुई, तो तुमको नया इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, E2 के ऊपर मिलेगा, और P2 विल बी योर न्यू प्राइस। लेकिन यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब मोनेटरी एंड स्ट्रक्चरलिज्म व्यूज, ये वाला। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ इसमें समझना है, सॉरी ऊपर। इट इज इजी टू सी दैट if there is further shock to supply and further increase in demand, aggregate demand in turn, shifting both aggregate demand and aggregate supply का in turn, तो प्राइस और ज्यादा बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कंटिन्यू होगा। इसको स्पाइरल इंटरेक्शन बोलते हो। पहले एक बढ़ता है, फिर दूसरा कम होता है, फिर दूसरा बढ़ता है, तीसरा कम, दूसरा कम होता है, इस तरह गोल गोल घूमता रहता है, समझे ना, इसलिए इसको स्पाइरल बोला जाता है। अब मोनेटरिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिज्म व्यूज, in addition the monetarist view of inflation, led principally by Milton Friedman, sees inflation as essentially an excess demand phenomenon caused by money and money alone। इसने क्या बोला, सिर्फ डिमांड इसके अंदर आती है। मोनेटरिस्ट का मतलब क्या, कि जो मनी इकोनॉमी के अंदर बिलीव करते हैं, और ये लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ मनी के कारण इन्फ्लेशन होता है, दूसरा कोई नहीं। Structuralism view locates inflation particularly in LDC यानी लेस डेवलप्ड कंट्रीज इन अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज। रिजिडिटीज मतलब फिक्स्ड, कोई चेंज ना होना। स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज एंड बॉटलनेक्स, बॉटलनेक्स यानी रुकावट। बॉटल की नेक देखिए, पानी रुक रुक के बाहर आता है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल बोला जाता है। Modern monetary theory (MMT), and finally, as Mankiw 2020 points out, proponents of the modern monetary theory hold a somewhat different view of inflation. Mainstream theories generally locate the causes of inflation in excessive growth in aggregate demand, while MMT proponents argue that inflation gets out of control when workers and capitalists each struggle to claim a larger share of national income। इन्होंने तो कुछ अलग बोला, कैपिटलिस्ट को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है और वर्कर्स को ज्यादा पगार चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के सामने जब हो जाएंगे ना, तब इन्फ्लेशन हो जाएगा। समझे, एक को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, एक को ज्यादा पगार चाहिए, तो पहले ज्यादा पगार मांगेगा, ज्यादा पगार डिमांड किया तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो वो ज्यादा प्रॉफिट की लालच में क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। अब प्राइस बढ़ेगी तो वर्कर्स को महंगा लगेगा, वही चीज जो पहले मार्केट में से खरीद रहे थे वो सारी चीजें महंगी हो गई, तो वर्कर वापिस पगार ज्यादा मांगेंगे, तो ये चलता रहेगा और इसलिए इन्फ्लेशन आगे बढ़ता रहेगा। So the solution to inflation according to them lies in income policies such as government guidelines for wages and prices। तो गवर्नमेंट जब तक एक्ट नहीं करेगी वेजेस और प्राइसेस के बारे में, तब तक इन्फ्लेशन रिड्यूस नहीं हो सकता। एक्सप्लेन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, लास्ट क्वेश्चन। इन्फ्लेशनरी गैप आगे भी बता चुका मैं, ये दूसरी बार आया है। इट इज the amount by which the actual aggregate demand exceeds aggregate supply at level of full employment। For instance, in the following figure B, देखो यहाँ पे BE दिख रहा है ना, ये फिगर में, उसको अपने क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है इसलिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, बराबर ना। फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे, ई लेवल पे। अब ई लेवल पे ऑलरेडी तुम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गए हो, तो इसका मतलब अब तुम्हारे लिए डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ाना पॉसिबल है नहीं है,
बराबर। तो सप्लाई यानी आउटपुट जो है वो सेम रहेगा, इनकम सेम रहेगी, पर फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही है तो प्राइस बढ़ेगी। तो जो गैप है ना बी के बीच की, उसको अपने क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। लेकिन जो डिफ्लेशनरी गैप है ना वो इससे अपोजिट है। देखिए क्या हुआ, अब तुम ई के ऊपर फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे थे, लेकिन एज जो है ना, याद रखो वो 45 डिग्री पे आपको ड्रॉ करना है दोनों में। एज जो है ना वो आपको 45 डिग्री पे ड्रॉ करना है, एज यानी एग्रीगेट सप्लाई, तो आपको 45 डिग्री के ऊपर ड्रॉ करना है। अब ई जो है वो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का इक्विलिब्रियम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो नहीं सकता, लेकिन अगर डिमांड कम हो गई तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम। तो ये जो E1 है ना, वहां पे आपको देखो एरो करके लिखा गया है क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इक्विलिब्रियम तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। तो यहाँ जो बी आता है ना, वो बी तुम्हारी डिफ्लेशनरी गैप है, क्योंकि डिमांड कम हुई है। एकदम सिंपल, राइट। जब डिमांड बढ़े फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद तो इन्फ्लेशनरी गैप आती है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर डिमांड कम हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, लेकिन साथ में जो गैप क्रिएट होती है उसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे अपने। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको लास्ट ईयर भी पूछा गया था, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट होती है, वो खाली अकेला एक 5 मार्क का 7 मार्क का क्वेश्चन था ये, बल्कि ऐसे रैंडम क्वेश्चन आते हैं, आपको लगेगा 4 लाइन का लेकिन 10 मार्क का पूछा गया हो, ये क्या लिखेंगे, 4 या 5 लाइन का और 10 मार्क का क्वेश्चन है ऐसे। फिर आपको डिस्कस करना पड़ता है उसके अंदर, हर चीज को पहले से लेके छेले तक सारा इन्फ्लेशन डिस्कस कर दो तो हो जाए। Explain the effects of inflation on various sections of society, or inflation benefits some people where it harms some other justify। कुछ लोगों को फायदा है, कुछ लोगों को नुकसान है, मेरे जैसे गरीबों को नुकसान होता है इसके अंदर, और कुछ अमीरों को बहुत फायदा होता है। इन्फ्लेशन के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तीनों इफेक्ट्स है ऑन द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ inflation. Pele on production and employment. Sorry, the adverse effects of inflation on the production and employment are not found in the initial stage of inflation। शुरुआत में नहीं दिखेगा ये, शुरुआत में आपको इसकी इफेक्ट नहीं समझ में आएगी। This is because inflation sets in after full employment attained by the country। यानी इन्फ्लेशन तो तब आता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है। Inflation means rise in price level, which motivates the producers to produce more. As a result, the output, income and employment will increase. It is called positive effect on the economy। So inflation up to full employment level, ये desirable underline करो, up to full employment desirable, ये चाहिए हमको, इस तरह का इन्फ्लेशन तो होना चाहिए। But once economy goes beyond the full employment level, country experiences the adverse effect on inflation on production and employment। अब ये इफेक्ट कौन सी, तो देखो जो प्रॉफिटेबल फॉर्म्स, जो फॉर्म्स है ना उसको लगेगा प्रॉफिटेबल कि चलो एक काम करते हैं, प्राइसेस बढ़ रही है ना तो अभी बेचते नहीं है, और ज्यादा बढ़ेगी बाद में बेचो, तो ये होर्ड करेंगे, होर्ड यानी संग्रहखोरी के बारे में, HOARD, होर्ड यानी संग्रहखोरी ना, ऊपर थी होर्डिंग आवे જે બજારમાં લાગે ને એડવર્ટાઇઝિંગ માટેના હોર્ડિંગ સંગ્રહી રાખવાના મહિના સુધી। द गुड्स रादर देन प्रोड्यूस एंड सेल, ना वो प्रोडक्शन करना चाहते ना बेचना चाहते, वो क्या करेंगे, सिर्फ होल्ड करना चाहते। दिस इज बिकॉज फर्म्स नो दैट कि अगर वो फ्यूचर में बेचेगी तो इसी गुड्स के आपको हायर प्राइस मिलेंगे। फिर एग्रीकल्चर्स को भी ऐसा लगता है कि हायर प्राइसेस फ्यूचर में मिलेंगे, तो ये अपने सरप्लस स्टॉक को बेचना ही नहीं चाहते और ये भी होर्डिंग करेंगे। वर्कर्स ज़्यादा वेजेस डिमांड करेंगे, क्योंकि वर्कर्स को लगता है कि यार इतने में तो घर भी नहीं चलता है, उनको लगता है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो बात छोड़ दो, खाली मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है, पैसे बचते भी नहीं अब तो, क्योंकि इनकी रियल इनकम कम हो जाती है। तो ये रियल इनकम रिड्यूस लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करो। सो दे इंटरप्ट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, मतलब वो स्ट्राइक करेंगे। ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, prices of all the factors of production do not rise by same proportion, and therefore
इन्फ्लेशन हैज इट्स डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे पहले प्रोड्यूसर पे क्या इफेक्ट होती, तो प्रोड्यूसर्स वेलकम करते हैं इन्फ्लेशन को, क्योंकि जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो तब प्राइस कम है, उन्होंने प्राइस डिसाइड कर ली कि ये प्राइस में बेचेंगे। पर जैसे ही प्रोड्यूस हो गया, 1-1.5 महीने के बाद प्राइसेस बढ़ गई, तो उनको तो फायदा ही फायदा है। क्योंकि याद रखो, रॉ मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस से, यानी वेजिस से ज्यादा तेज बढ़ती है मार्केट में अपने गुड्स की प्राइसेस। फिर देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन राइज इन प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स एंड राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टाइम गैप किसके बीच में? प्राइस बढ़ने में और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रेट्स बढ़ने में। Producers hold those assets whose prices rise more rapidly than rise in general price level। जिनकी प्राइसेस ज्यादा तेजी से बढ़ेगी ना, वो ज्यादा असेट्स को क्या करेंगे, वो लोग होल्ड करेंगे, उसको बेचेंगे नहीं। एंड वर्कर्स, वर्कर्स सबसे ज्यादा खराब तरीके से अफेक्टेड होते हैं इन्फ्लेशन में, क्योंकि फिनिश गुड्स की प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन उसके सामने उनके वेजेस नहीं बढ़ते, उनको वेजेस बढ़ाने में टाइम लगता है। बराबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, प्राइसेस बढ़ती जा रही है, और फिनिश गुड्स की प्राइस को बढ़ने में, वर्कर्स जो सर्विसेज को परचेस करते हैं उसकी प्राइस बढ़ने में, और इनके वेज रेट के बढ़ने में टाइम गैप होता है। यानी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बहुत जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन वेजेस बार बार डिमांड करने के बाद एक बार थोड़े से बढ़ते हैं, तो इसलिए इनकी हालत खराब हो जाती है। तो अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग नहीं है, ये लोग अपनी मांग मनवा नहीं पाते या एग्री नहीं कर पाते सामने वाले को, तो ये जो ट्रेड यूनियंस वाले हैं ना, उनके कारण जो ट्रेड यूनियंस है उनके कारण वो लोग अपने वेजेस को जल्दी नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इससे न याद रखो, दूसरी बात, अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग भी है ना तो भी गलती है। स्ट्रांग है तो वो एक बार क्या बढ़ा देंगे, वेजेस बढ़ा देंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, वापस प्राइसेस बढ़ जाएगी, और वर्कर्स वापस वही की वही सिचुएशन में आ गए बेचारे। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर वर्कर्स ऑर्गेनाइज नहीं है, तो फिर तो वेजेस बढ़ा ही नहीं पाएंगे वो। तो सबसे ज़्यादा खराब हालत किसकी हो जाती है? वर्कर्स की हो जाती है, मजदूरों की हालत खराब हो जाती है इसमें। फिर इन्वेंटर्स, इन्वेंटर्स नहीं इन्वेस्टर्स है, बाजू में करेक्ट किया। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन डिबेंचर्स, फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा लूज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इनका नुकसान होता है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, उनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करने वालों को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। कारण, क्योंकि कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ज्यादा प्रॉफिट बेचेगी किसको, डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में करेगी, डिविडेंड की तरह से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना, इसलिए। लेकिन जो लोग इंटरेस्ट कमाने वाले लोग हैं उनकी हालत खराब, क्योंकि इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। अब सेम इंटरेस्ट मिलता रहेगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और मिडिल क्लास और सैलराइड पर्सन, इन्फ्लेशन इज हार्डेस्ट हिट ऑन दिस दोज पर्सन्स हु रिसीव fixed income, that is middle class people. Those persons who live on past savings, fixed interest income, rent, pensioners, government employees, teachers, etc. suffer badly during inflation। यानी जो भी सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करने वाले लोग हैं, पास के इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, रेंट कमाने वाले, पेंशन कमाने वाले लोग, सब पुराने पेंशन पे जीते हैं, रेंट बढ़ता नहीं इतनी जल्दी, ये सब की हालत खराब हो जाती है इन्फ्लेशन के अंदर। टीचर्स की हालत खराब हो जाती है, लिखा है। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स गेन एंड क्रेडिटर्स लूज। डेटर्स को फायदा क्या होता है, मैंने पैसे लिए तुमसे ₹1,00,000, बराबर, मुझे ₹1,00,000 रिटर्न करने हैं, पर वो ₹1,00,000 की वैल्यू कम हो गई, तुम्हारी हालत खराब, मेरे को फायदा हो गया, क्योंकि मेरे ₹1,00,000 कमाने मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर तुम ₹1,00,000 जब रिटर्न लेते हो ना, तो वो ₹1,00,000 की वैल्यू पहले से कम हो जाती है, तो क्रेडिटर को नुकसान है, इसीलिए वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इस इन्फ्लेशन के सामने बचने के लिए ही वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कल भी रेपो रेट सेम रखा रिजर्व बैंक ने, 6.5% का 6.5% रखा। और रेपो रेट जब मैंने लोन ली थी ना, वो टाइम पे 3.75% था, फिर बढ़ते बढ़ते 6.5 हो गया। 7.25% में लोन ली थी, 10.25% इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, 3% बढ़ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे जो लोन का टेन्योर है ना, वो 3 साल और इंक्रीज हो गया।
यानी 3% बढ़ने से कितना नुकसान होता है ना, वो सब इमेजिन करो, समझ लो। फिर फार्मर्स, फार्मर्स यूजुअली गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि उनको ज्यादा प्राइस मिलती है। फिर कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगी? इन्फ्लेशन में एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एवरेज कंज्यूमर ड्यू टू अ राइज इन प्राइस लेवल, यानी फॉल इन रियल इनकम। द मिडिल इनकम ग्रुप पीपल मे बी फोर्स टू कंज्यूम इंफीरियर गुड्स। पैसे ही नहीं है तो कंजम्पशन कैसे करेंगे? तो इसीलिए इंफीरियर गुड्स हमको खरीदने पड़ते हैं। समटाइम्स दे मे हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी आल्सो, सो ओनली द रिच पीपल विल बी एबल टू मेंटेन द लेवल ऑफ कंजम्पशन। सिर्फ पैसे वाले लोगों को क्या अच्छा लगता है? इन्फ्लेशन बढ़ेंगे नहीं तो, क्योंकि वो कमाते भी ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में जो पब्लिक सेक्टर है ना, वो प्राइसिस प्राइसिस के फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मोर मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल महंगा पड़ता है, गवर्नमेंट को खरीदनी मार्केट से चीज़ें महंगी पड़ती है, तो उनको टैक्स रेज करना पड़ता है और एस्टिमेट्स को यानी बजट को रिवाइज करना पड़ता है। ऑन पब्लिक मोरल, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट द नेशनल इनकम यानी वेल्थ इन फेवर ऑफ बिजनेसमैन, डेटर्स, और साथ में कंज्यूमर को कंज्यूमर के नुकसान, क्रेडिटर्स का नुकसान, स्मॉल इन्वेस्टर्स का और फिक्स इनकम ग्रुप का नुकसान है। तो यहाँ पब्लिक मोरल डाउन हो जाती है। याद रखो, इन्फ्लेशन के बढ़ने से कई बार तो पॉलिटिकली पूरी पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हुआ था ना 2014 में, ये स्लोगन था, पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। It means that during the period of inflation, the distribution of national income is largely in favor of rich people, और rich gets richer है, राइस नहीं। यहाँ चावल का कोई काम नहीं है, राइस नहीं, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। गरीब और गरीब हो जाएंगे, और जो पैसे वाले हैं ना, उसके पास पैसा बढ़ता जाएगा। तो इन्फ्लेशन के साथ में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, और जिससे लोग रिवोल्ट करेंगे, यानी सामने हो जाएंगे, किसके? गवर्नमेंट के सामने हो जाएंगे। कई बार इकोनॉमिकली उसको अनसाउंड मान ये पूछेंगे आप, ये स्टेटमेंट पूछते हैं, डिस्कस इन्फ्लेशन इज इकोनॉमिकली अनसाउंड, पॉलिटिकली डेंजरस एंड मोरली इनडिफेंसिबल। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है। पहले इन्फ्लेशन का मीनिंग लिखेंगे, ओके। टॉपिक 2, अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी जहां है ने कोई इंसान काम करने को राजी है, विलिंग टू वर्क, काम कर सकता है, प्रिवेलिंग वेज रेट उसको कबूल भी है कि हाँ चलो प्रिवेलिंग यानी अभी जो वेज रेट चल रहे हैं उसको कबूल है, और जॉब की तलाश में भी वो निकला है, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है उसको, बराबर नहीं। अब यहाँ एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, प्रिवेलिंग वेज रेट एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए, और सर्चिंग फॉर जॉब भी होना चाहिए। ये 4 क्वालिफिकेशन होने तो ही वो क्या बोला जाएगा? अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा। अब कौन इंक्लूड नहीं किया जाएगा? कि जो अनफिट लोग, अनफिट यानी वो काम नहीं कर सकते फिजिकली या तो मेंटल रीजन के कारण। फिर जो साधु है, या तो फिर इतने पैसे वाले लोग हैं जिनको काम करना ही नहीं है। फिर बच्चे जिनके पास उम्मीद नहीं की जाती वो काम करेंगे। ओल्ड एज पर्सन और हाउस वाइफ, इन सबसे उम्मीद नहीं की जाती है वो काम करे। कंट्रीब्यूशन इनका भी होता है, पर वो कंट्रीब्यूशन कैसा? बाकी सबको काम करने में मदद करने का कंट्रीब्यूशन। नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक आता है इसके अंदर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये शॉर्ट टर्म होता है, लेफ्ट द जॉब। और सीधी सीधी बात है इसके अंदर, देखो पहला लिखा है इसके अंदर कि लेफ्ट द जॉब फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी और पोस्ट। इसमें कौन होता है? न्यू लेबर फोर्स, जो फ्रेशर लोग होते हैं, और री एंटर्ड लेबर मार्केट यानी वीमेन, कि प्रेगनेंसी के तक टाइम पे उन्होंने जॉब छोड़ दी, लेकिन बाद में उन्होंने वापस जॉब स्टार्ट किया। ऐसा, दीज आर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड अंटिल दे गेट द जॉब। आफ्टर सम टाइम दे गेट जॉब, बट टिल दैट टाइम दे हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो इसीलिए इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। ये वॉलंटरी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड रहते हो। इसका रीजन क्या? तो सबसे पहले लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटी। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी ये फ्रेशर के लिए होता है। लेक ऑफ मोबिलिटी टू वर्क, यानी मतलब इमोबिलिटी, प्लेस में जगह नहीं बदलना चाहता या प्रोफेशन नहीं बदलना चाहता।
प्रोफेशनल इमोबिलिटी का मतलब मैं अपना बिजनेस नहीं बदलना चाहता। When presently frictional unemployed get job, तो another new frictionally unemployed come into existence. एक को काम मिलेगा तो दूसरा बेरोजगार हो जाएगा। And the distinguishing features of frictionally unemployed persons is that the number of job vacancies equal to them are available in the economy. मतलब उनके पास जो जॉब नहीं है ना, इतनी जॉब अवेलेबल तो है पर उनको काम नहीं जानने के कारण नहीं मिलता है। ओके, ये पहला टाइप हुआ। इसके बाद देखें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल, इसको बोलते हैं अपने। इसमें आप देखें जब डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर लेबर इज इंक्रीजिंग बट डिमांड फॉर अदर टाइप ऑफ लेबर इज डिक्रीजिंग, एक तरह के लेबर की डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन दूसरे तरह की लेबर की डिमांड डिक्रीज हो रही है, इसको अपने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, distinguishing feature of structural unemployment is that the unemployed workers lack skill required by the expanding industries, यानी उनके पास स्किल नहीं है, जो नई इंडस्ट्रीज को स्किल चाहिए ना वैसी स्किल उनके पास नहीं है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू लास्ट मच लॉन्गर देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो ज्यादा देर तक चलता है क्योंकि आपको नई ट्रेनिंग लेने में, नई स्किल अक्वायर करने में, नए लोकेशन पे मूव करने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए इन सब के लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो ये ज्यादा टाइम तक चलता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर सीरियस देन द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज बिकॉज फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड आर लाइकली टू गेट जॉब्स इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को आसानी से जॉब मिल जाएगी थोड़े टाइम के अंदर क्योंकि उसके पास जॉब वैकेंसी तो है। अब रीजंस क्या, एक तो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होना, नई टेक्नोलॉजी का आना, डिमांड और स्किल के बीच में गैप, जिस तरह के लोगों की डिमांड है वो लोग तुम में से नहीं हो, समझे, तो आपके पास स्किल नहीं है इतनी। लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ वर्कर, वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं चाहते, दो तरह से, एक जोग्राफिकल मोबिलिटी नहीं है और दूसरा स्ट्रक्चर वोकेशनल मोबिलिटी नहीं है। जोग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब प्लेस छोड़ना नहीं चाहते, वोकेशनल का मतलब काम छोड़ना नहीं चाहते। तो इट में बी नोटेड दैट फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को दोनों को मिला दे तो ये बोला जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ये चलता रहता है, ये हमेशा 4 to 5% ऑफ लेबर फोर्स होता है, 4 to 5% ऑफ लेबर फोर्स के आसपास होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं पे, फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी जहां पे सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है, ऐसी इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना होने, इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है। फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब चक्रीय बेरोजगारी। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड का ना होना, इट इज कॉल्ड साइक्लिकल या तो केनेशियन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, क्योंकि केन्स ने सबसे पहली बार इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था। जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, जो डेवलप्ड एडवांस कंट्रीज है, वो टाइम टू टाइम इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट से सफर होती है। इसमें कैसा होता है कि रिसेशन के टाइम के ऊपर या डिप्रेशन के टाइम के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाता है, लेकिन बाद में जैसे ही रिसेशन डाउन होने लगता है वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट वापस क्लियर हो जाता है। सिंस रिसेशन और डिप्रेशन इज वन फेज of the business cycles that generally occur in the industrialized developed economies, this type of unemployment is called cyclical unemployment। ये चलता रहता है इसलिए ये साइक्लिकल है, मतलब एक बार अनएम्प्लॉयड हुआ तो वो हमेशा के लिए अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, जैसे ही रिसेशन में से इकोनॉमी बाहर आएगी वापस इसको जॉब मिल जाएगा। This type of unemployment is due to the fact that the total effective demand of the community is not sufficient to absorb the entire production of goods that can be produced with the available stock of capital। यानी जितना भी अपने प्रोड्यूस करते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, यानी कैपिटल जितनी नहीं है, तो कैपिटल के ना होने के कारण साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इन अ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन रिस्पॉन्स टू द प्रॉफिट मोटिव, यानी प्रॉफिट होगा तो लोग प्रोडक्शन करेंगे, प्रॉफिट के बिना कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा। जब बिजनेसमैन अपने एंटायर आउटपुट को बेच नहीं पाता तो इसका मतलब उसका एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट का पूरा नहीं हो पाता, नॉट फुलफिल्ड यानी पूरा नहीं हो पाता, तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे अपना आउटपुट रिड्यूस कर देंगे, मतलब प्रोडक्शन कम कर देंगे। तो प्रोडक्शन कम करेंगे तो कुछ लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट अपने समझना है। इसके अंदर मीनिंग, फुल एम्प्लॉयमेंट मे बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर इन ऑल दोज हु आर वर्किंग
and able to work at prevailing wage rates are in fact employed for the work in which they are trained. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितना काम तुमको आता है वैसा ही काम तुम करते हो. अब किसको अपने इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें? तो चिल्ड्रन, ओल्ड मैन, फिजिकली और मेंटली हैंडीकेप जो स्टार्टिंग में देखे ना डेफिनेशन के अंदर, उन्हीं लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे. इनफैक्ट ये लोग लेबर फोर्स में भी इंक्लूडेड नहीं है, अंडरलाइन करो इसको. इनफैक्ट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स ऑफ द इकोनॉमी. कुछ लोग आइडल रिच है, यानी मतलब पैसे है उनके पास, बराबर, पर अनअर्न इनकम है, यानी बाप दादा पैसे छोड़ के गए, तो इसके कारण वो लोग काम नहीं करते, तो ये लोगों को भी लेबर फोर्स में अपने इंक्लूड नहीं करते. तो देयरफॉर अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु आर इनवॉलंटरीली आइडल. इनवॉलंटरीली यानी मतलब वो काम चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा. दे आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट द इकोनॉमी डज नॉट प्रोवाइड देम जॉब्स. यानी मतलब काम करने के लिए लायक भी है वो लोग और काम चाहते भी हैं, लेकिन इकोनॉमी उनको जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाती है. दस फुल एम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट in the economy even if there is prevailing some amount of frictional and structural unemployment in the economy. थोड़ा बहुत फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल चल जाता है, लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है. if the number of unemployed is greater than frictional and structural unemployment only then we shall say that, यानी 4-5% समझो अनएम्प्लॉयड है फ्रिक्शनली, और कौन सा दूसरा स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है, बराबर ना. पर उससे भी ज्यादा लोग, यानी हमको लग रहा है कि 4% फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है, बराबर, और कौन सा दूसरा स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है. पर टोटल अनएम्प्लॉयमेंट समझो 8-10% से बढ़ जाए, तो इसका मतलब जो 4-5% कहाँ से आया, वो तुम्हारे फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है ऐसा माना जाएगा. फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेल, यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, बराबर ना. अब कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन वेरियसली डिफाइंड, यानी सबने अलग अलग डेफिनेशन दी है. यूएन की डेफिनेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है. अकॉर्डिंग टू यूएन एक्सपर्ट ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल मेजर्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. अब तुम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाओगे बाय एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड. डिमांड को बढ़ा के ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकता. एंड अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट एक्सीड द मिनिमम अलाउंस दैट मस्ट बी मेड फॉर एफर्ट्स ऑफ फ्रिक्शनल एंड सीजनल फैक्टर. कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो चलते रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है. ऐसे फैक्टर्स को बाद करने के बाद भी हमको लगता है कि हम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं, यानी मतलब अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट इनके अलावा दूसरे किसी का नहीं है. यानी जो भी अनएम्प्लॉयड है वो या तो फिक्शनली अनएम्प्लॉयड है या तो सीजनली अनएम्प्लॉयड है, उसके अलावा बाकी सबको काम मिल रहा है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट. Going by the UN definition of full employment, unemployment exists only if there is unemployment in excess of frictional and seasonal unemployment. वापिस वही आया कि जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल और सीजनल से ज्यादा है, तो बराबर. फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू therefore unemployment is measured by the following UN definition. तो अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस फिक्शनली अनएम्प्लॉयड. ये दोनों को प्लस करके माइनस करो, बचा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट. तो लेबर फोर्स किससे किसके बीच में 12th स्टैंडर्ड में सीखा था, याद हो तो, 15 से 65 साल की एज के बीच में अनएम्प्लॉयड माने जाते हैं. 15 to 65 ईयर्स उसको लेबर फोर्स में गिना जाएगा. वो आर एम्प्लॉयड एंड दोज हु आर अनएम्प्लॉयड बट आर लुकिंग फॉर द जॉब. अब लेबर फोर्स के अंदर फुल टाइम स्टूडेंट्स नहीं आते, फुल टाइम हाउसवाइफ्स नहीं आती और रिटायर्ड पर्सन नहीं आते, राइट. अब मेथड्स ऑफ मेजरिंग लिखा है, तो मेजरमेंट बहुत आसान है, ये सब कुछ आएगा नहीं, खाली इसकी फॉर्मूला याद रखनी है कि लेबर फोर्स में से एम्प्लॉयड लेबर को माइनस करो डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया. This formula of measuring unemployment can hardly be applied strictly to the Indian conditions where there is large scale underemployment. जहाँ underemployment हो ने वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं की जा सकती, तो इंडिया में ये अप्लाई नहीं की जा सकती. In India, therefore, the UN NSSO, National Sample Survey Organization, the organization entrusted यानी जिसको काम दिया गया है उसको entrusted बोला जाएगा, with the task of measuring employment and unemployment in the country uses 3 concepts of unemployment.
तो देखो ये आता है पहले यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मतलब जो साल के मेजर पार्ट के लिए काम नहीं ढूंढ पाते वैसे लोगों को यहाँ पे अपने इंक्लूड करेंगे। पर्सन्स हु आर अनएम्प्लॉयड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। फिर वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर जिनको जॉब नहीं मिलता इवन फॉर वन डे ड्यूरिंग द एंटायर सर्वे वीक, वीक के अंदर जॉब नहीं मिलता। और डेली स्टेटस में एक सर्वे वीक के अंदर उनको कुछ घंटे के लिए भी काम नहीं मिलता। देखो यहाँ दिन लिखे, पहले में क्या पूरा साल, दूसरे में और तीसरे में वीक है, और दूसरे में वीक में क्या लिखा है वन डे, और यहाँ पे 1 आवर लिखा है। इतना फर्क है स्टेट का। अब इसकी कंडीशन देखें ना अपने, तो देखो ये कितना है वो बताया गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये लास्ट वाला सामने जो टेबल है ना वो याद रखो चलेगा, बाकी सब याद नहीं रखना। और वो भी मैं तो बोलता हूँ ये भी भूल जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना अनएम्प्लॉयमेंट है मई 2020, 21.73, 23.14 एंड 21 बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना पीक लेवल पे था, ये लॉकडाउन लगा था तब की हालत है, समझे। तो ये टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, और इसके बाद में धीमे धीमे कम होता जा रहा है, फिर वापस अप्रैल 2021 में इंक्रीज हुआ। अब कंक्लूजन, ये कंक्लूजन में ये बताया गया है कि सम एस्पेक्ट्स ऑफ द करंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो आर लिस्टेड बिलो। 7.32% टोटल लेबर फोर्स के 1999-2000 के अंदर अनएम्प्लॉयड थे। ये 26.58 मिलियन मतलब कम से कम 3.25 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे। सिंस द अबव एस्टिमेट्स आर ऑन करंट डेली स्टेटस बेसिस, तो इसका मतलब इसमें हमने किसको इंक्लूड किया है, जिनको 1 घंटे के अंदर भी काम मिल गया उन्हें हफ्ते के अंदर, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, समझ लो। तो इसलिए ये नंबर शायद शायद है ना अपने को ऐसा लगे कम दिख रहे हैं, पर इससे ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है इंडिया के अंदर। Among the unemployed, the proportion of poor is as high as in the population at large, suggesting a large proportion of workers engage in subsistence employment। यानी मतलब वो लोग खाली एम्प्लॉयमेंट इसलिए कि रोटी कपड़ा मकान ये 3 फैसिलिटी पूरी हो जाए, लग्जरी और कंफर्ट की तो ये बात भी नहीं करते। सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जिंदगी को टिकाने के लिए जो चाहिए ना वो मिल जाता है उनको। Only about 8% of the total employment is in the organized sector. More than 90% of engaged are engaged in informal sector activities, which is largely outside the reach of any social security benefit and also suffers from many handicaps in form of limited access to institutional facilities and other support facilities। कुछ लोग ऐसे भी है ना जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, समझे। द एजुकेशन एंड स्किल प्रोफाइल ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स इज वेरी पुअर, यानी जितना एजुकेशन उनको मिलना चाहिए, जितना स्किल उनके पास होना चाहिए वो इतनी ज़्यादा है ही नहीं उनके पास कि वो ज़्यादा काम निकाल पाए। ये सेकंड टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होता है।